24 नवंबर 1971 के दिन अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के फ्लाइट 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर पोर्टलैंड से सीटल की ओर उड़ान भरता है, पर किसी को नहीं पता था कि उनके बीच एक हाईजैकर भी मौजूद है। इस हाईजैकर का नाम था डीबी कूपर, जो देखने में बिल्कुल एक बिजनेसमैन लग रहा था, जिनका उम्र लगभग 45 साल के करीब रहा होगा। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो डीबी कूपर अपने पास एक एयर होस्टेस को बुलाता है और स्माइल करते हुए उसके हाथ में एक नोट थमा देता है। जब एयर होस्टेस उस नोट को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि उसके पास एक बॉम्ब है। डीबी कूपर एयर होस्टेस से कहता है कि उसे शाम 5 बजे तक कैश में $2 लाख और उसके साथ वो 4 पैराशूट्स की मांग करता है। फ्लाइट के लैंड करते ही एक फ्यूल टैंक इसकी रिफ्यूलिंग के लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही वो धमकी देता है कि अगर उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई किया गया तो वो पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। अब एयर होस्टेस डीबी कूपर का नोट्स पायलट के पास लेकर जाता है और पायलट ये सारी खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है। जल्द ही ये खबर एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरूप तक पहुंचता है, जिन्हें डीबी कूपर की डिमांड को लेकर फैसला करना था। डोनाल्ड नायरूप डीबी कूपर की डिमांड को मान लेता है और एफबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सीटल के एक बैंक से पैसे का अरेंजमेंट करना शुरू कर देता है। फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट का होने के कारण इतने कम समय में इतने पैसे का अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। सीटल के आसपास प्लेन को गोल गोल घुमाने का फैसला करता है जब तक कि पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता। 30 मिनट की फ्लाइट पूरे 3 घंटे बाद सीटल में लैंड करता है और अभी तक किसी भी पैसेंजर्स को यहाँ पर हो रहे इंसिडेंट का कोई खबर नहीं लगता। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि प्लेन में माइनर टेक्निकल एरर है, जिसके कारण फ्लाइट को लैंड करने में देर हो रहा है। डीबी कूपर इंस्ट्रक्ट करता है कि प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाए और अथॉरिटीज कुछ ऐसा ही करता है। एक एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव डीबी कूपर के पास पैसों से भरा बैग और पैराशूट्स लेकर आता है, जिसके बाद डीबी कूपर सारे पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू को आजाद कर देते हैं। अब कूपर की डिमांड के अनुसार फ्लाइट को फिर से रिफ्यूल किया जाता है और एक बार फिर उड़ान भरता है। इस बार फ्लाइट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें डीबी कूपर, एयर होस्टेस और उसको उड़ा रहे 2 पायलट्स। अब कूपर पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को हवा में 10,000 फीट की हाइट पर उड़ाते हुए मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाने को कहता है और कहता है विंग की पोजीशन 15 डिग्री के एंगल पर झुकी होनी चाहिए। साथ ही पायलट्स को कम से कम स्पीड से उड़ान भरने को कहा जाता है। अब कूपर पैराशूट्स पहनकर डाइव करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही समय बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, जो इशारा था कि डीबी कूपर ने प्लेन के रियर स्टेयरकेस को ओपन कर लिया है। आपको बता दूं कि ये प्लेन बोइंग 727 था और उस जमाने में सिर्फ इसी प्लेन में ये रियर स्टेयरकेस वाला यूनिक फीचर मौजूद था। कूपर ने रियर स्टेयरकेसेस को खोला और पैराशूट्स पहने हुए पैसे के बैग के साथ बीच आसमान से बाहर डाइव लगा दिया। अब क्योंकि पायलट्स और एयर होस्टेस कॉकपिट में लॉक थे, इसलिए उन्होंने डीबी कूपर को जंप लगाते हुए नहीं देखा। इसके बाद पायलट इस प्लेन को नवाडा के रेनो शहर में लैंड करा देता है और फौरन पुलिस को सारी घटना की जानकारी देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, पर डीबी कूपर उस दिन के बाद कहाँ गया ये आज तक नहीं पता चला है। पुलिस को सिर्फ एक टाइम मिलती है जिस पर एक क्लिप लगा हुआ था। एफबीआई उस दिन से कूपर को खोजने में लग जाता है, लेकिन 45 सालों के इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी कूपर का कोई भी सबूत नहीं मिलता और आखिरकार साल 2016 में इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया जाता है। हालांकि कूपर का ये केस हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा हाईजैकिंग इंसिडेंट है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। लेकिन आखिर डीबी कूपर प्लेन से कूदने के बाद वो कहां पर गया और क्या पुलिस को कभी वो पैसे वापस मिले? तो एफबीआई की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्लेन से डाइव लगाने के दौरान कूपर ने सारा कैश अपनी बॉडी पर स्ट्रैप कर लिया था और इस पूरे कैश का वजन करीब 10 किलोग्राम था। पुलिस के अनुसार कूपर ने ये डाइव वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट रीजन में लगाई होगी, जहाँ पर बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और कैनियंस मौजूद है। अब इस जगह पर मैन ईटर बियर्स भी रहते हैं, जिसको देखते हुए शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कूपर को मरा हुआ मान लिया था। जब कूपर ने प्लेन से डाइव की तो उस समय बाहर पर तेज बारिश हो रहा था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और डीबी कूपर ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी डाइविंग के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं था। अब इतने अंधेरे में शायद कूपर को नीचे का नजारा भी नजर नहीं आ रहा था, पर कुछ ऐसे रीजंस भी है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कूपर ने सरवाइव कर लिया होगा। ये रीजंस ऐसे ही सिमिलर घटना से जुड़े हुए हैं। जैसे डीबी कूपर के प्लेन हाईजैकिंग की स्टोरी न्यूज में आती है, करीब 5 लोग ठीक इसी तरह से प्लेन हाईजैकिंग की घटना को अंजाम देते हैं। ये लोग भी पैराशूट के जरिए प्लेन से डाइव लगाता है और इंटरेस्टिंगली
इनमें से सभी 5 इंसान जिंदा जमीन पर लैंड कर गया था। इसमें से एक इंसान थे मार्टिन मैकेनली, जिन्होंने 24 जून 1972 को एक प्लेन हाईजैकिंग करता है। इन्होंने $5 लाख का डिमांड रखा था और पैसों से भरा बैग लेकर ये भी प्लेन के रियर स्टेयरकेस को खोलकर डाइव मरता है। मैकनेली के केस में प्लेन की स्पीड करीब 500 किलोमीटर पर आवर था, जो कूपर वाले इंसिडेंट से ऑलमोस्ट डबल था। पर मैकेनली सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट की मदद से सर्वाइव कर गया था और सेफली जमीन पर लैंड कर गया। एक ऐसा ही हाईजैकिंग जनवरी 1972 में रिचर्ड लैपपॉइंट के द्वारा किया गया था। अब रिचर्ड ने डीबी कूपर की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और वो स्नो में लैंडिंग करने के बावजूद जिंदा बच गए। हालांकि कूपर के ऑपोजिट ये दोनों पुलिस के हाथ लग गए और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर ये दोनों लोग कूपर से भी ज्यादा बदतर कंडीशन में सरवाइव कर पाए तो पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कूपर भी उस दिन जिंदा बच गया होगा। अब क्योंकि FBI को ये अंदाजा लग गया था कि कूपर जिंदा बच सकता है तो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। अब जिस जगह कूपर ने डाइव लगाई थी उसकी तलाश तो अगले ही दिन शुरू हो गई थी और पुलिस को वहाँ पर कोई डेड बॉडी या पैराशूट के फटे हुए टुकड़े नहीं मिले थे। आपको बता दूं कि कूपर को $20 के 10,000 नोट्स दिए गए थे और इनमें सारे नोट्स के सीरियल नंबर्स को बैंक ने पहले ही नोट डाउन कर लिया था। अब FBI इन सीरियल्स की लिस्ट को अमेरिका के सारे बैंक्स में सर्कुलेट कर देते हैं और इस केस के इन्वेस्टिगेटर ने लोकल न्यूज़पेपर में सारे नोट्स के सीरियल नंबर्स को पब्लिश करवाए और इनमें से एक भी नोट पुलिस के पास लाने पर $1,000 की इनाम रखा गया था। अब इस ऑफर को 3 साल तक चलाया गया पर पुलिस के हाथ एक भी नोट नहीं लगा। साल 1980 में इस केस को फिर से बूस्ट मिला जब 8 साल के एक बच्चे को वॉशोगल रिवर के पास $20 के कुछ नोट्स पड़े हुए मिले। जब पुलिस ने इन नोट्स के सीरियल नंबर्स को मिलाया तो ये बात कंफर्म हो गया कि ये वही नोट्स थे जो डीबी कूपर को दिए गए थे। अब इस पूरे एरिया में सालों तक सर्चिंग ऑपरेशंस को चलाया गया था पर पुलिस के हाथ महज $5,800 ही लगे थे, पर इसके आगे FBI को कुछ भी नहीं मिला। साल 2006 से लेकर 9 तक FBI एजेंट के तौर पर कूपर के केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले लैरी कार का मानना था कि कूपर एयरफोर्स में कार्गो लोडर का काम करता होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग मिलता है जिसमें उन्हें पैराशूट्स पहनने से लेकर उन्हें डिप्लॉय करना सिखाया जाता है। अब इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर FBI 800 सस्पेक्ट की लिस्ट जारी करता है जिसमें से एक था रिचर्ड मैकॉय। अब कॉपर के हाईजैकिंग के 5 महीने बाद रिचर्ड ने भी ठीक वैसे ही एक प्लेन हाईजैकिंग किया था। इंटरेस्टिंगली इस केस में भी वो प्लेन बोइंग 727 ही था। पैसा मिलते ही वो प्लेन का रियर स्टेयरकेस खोलकर डाइव करता है पर इसके सिर्फ 2 दिन बाद इन्हें पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें 45 साल की सजा सुनाई जाती है। और पहले तो FBI का मानना था कि यही डीबी कूपर है, लेकिन बाद में FBI रिचर्ड मैकॉय को डीबी कूपर मानने से इनकार कर देता है। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस थे। पहला तो रिचर्ड मैकॉय का चेहरा डीबी कूपर के डिस्क्रिप्शन से काफी अलग और दूसरा ये कि रिचर्ड मैकॉय डीबी कूपर वाले इंसिडेंट के दिन लास वेगास में मौजूद थे। अब इतने सालों बाद भी डीबी कूपर दुनिया के लिए एक बहुत ही रहस्यमय मिस्ट्री बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि ये कौन था और कहां से आया था और फिर डाइव के बाद वो आखिर चला कहां गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उस रात डीबी कूपर जिंदा बच गया होगा या फिर उसकी मौत हो गई होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।